नमस्कार दोस्तों, वैकेंसियों की भरमार हो गई है आपके राजस्थान में। और अब जो भाई या बहन 6 या 7 महीने अपनी ईमानदारी से पढ़ लेंगे ना, नो डाउट आपके लिए, आपकी लाइफ बनाने के ये 6 महीने काफ़ी हैं। जिनकी तैयारी जो अभी शुरू कर रहे हैं उनको भी डरने की आवश्यकता नहीं है। 6 महीने पर्याप्त होते हैं। सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो या आपके रीट, बस आपका तैयारी करने का जो तरीका है वो अच्छा होना चाहिए। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी, क्योंकि काफ़ी आप मुझसे पूछ रहे हो, बार बार कॉल वगैरह आ रहे हैं, तो मैं आपको एक वीडियो में सीधा ही बता देता हूँ। देखिए, आपके मुख्य रूप से फर्स्ट ग्रेड, प्लस सेकंड ग्रेड, प्लस रीट, ये तीनों ही वैकेंसी आपके एक साथ आप ये कह सकते हो आ चुकी है। और अब आपके ये सबसे बड़ी समस्या चल रही है कि भाई तैयारी किसकी करें। ये वीडियो आप आखिरी तक ज़रूर देखना। नो डाउट आपके तैयारी करने का स्तर वगैरह सारा कुछ आज चेंज होने वाला है। देखिए, रीट, सेकंड ग्रेड और रीट आपके फर्स्ट ग्रेड, रीट, सेकंड ग्रेड और रीट। आपको पता है कि फर्स्ट ग्रेड तो जो एमए वाले हैं, एमए प्लस बीएड, तो ये संख्या थोड़ी कम ही मिलेगी, वो अलग हो जाता है सिस्टम। सेकंड ग्रेड और रीट, आपको पता है सेकंड ग्रेड का पेपर पहले होगा, रीट 2 स्टेप में है। पहले जो पेपर होगा वो किसका होगा? आपके सेकंड ग्रेड का। तो क्या हम रीट और सेकंड ग्रेड की तैयारी साथ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो आप। अब वो तैयारी करनी कैसी है? आपने अभी तैयारी शुरू की है या आपकी तैयारी एक बार की हो चुकी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। थोड़ा आप ध्यान से देखना। आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट, अगर तीनों भी आप एक साथ लेके चलना चाहो तो हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको इतना अच्छी तरह तैयार करना है कि इन तीनों में वो गलत नहीं होने चाहिए। फिर ये दोनों लगभग सेम से चलेंगे, इसमें थोड़ा सा हमें वो रीजनिंग वगैरह वो पढ़नी पड़ती है, तो वो ज़्यादा अपनी टेंशन वाली बात नहीं है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें अगर आपके 60 प्लस बन रहे हैं, क्लियर, 60% बन रहे हैं, तो आप ये मान के चलो आप इस पेपर में जनरल को कवर कर रहे हो। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसमें 70, 75, 80 बने। आप 60% अगर ला रहे हो फर्स्ट पेपर में, आप जनरल कवर कर रहे हो फर्स्ट पेपर के अनुसार, और आपके सेकंड जो पेपर है ये आपकी मेरिट का निर्धारण करेगा, ये ध्यान रख लेना। यहाँ पे आपको सिर्फ 60% बनाने हैं। अभी तक के सारे रिकॉर्ड आप उठा के देख लो, मेरिट है आप देख लो। फर्स्ट पेपर में जिनके 60 प्लस है वो जनरल में जाएंगे। सेकंड पेपर आपका जो सब्जेक्ट है उस पर आपकी शानदार कमांड होनी चाहिए, क्योंकि ये पेपर, या हम ये कह सकते हैं सेकंड ग्रेड है ही सब्जेक्ट पे आधारित है, तो इसका जो लेवल है सेकंड पेपर का वो आपका अच्छा होना चाहिए भाई। थोड़ा आप इस चीज़ को देखना। रीट वाला चल ही रहा है, प्री और मेंस वाला, काफ़ी मैंने एक बार पहले भी वीडियो में आपको बताया है। अब आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या साथ में हम तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हो। आपको सबसे पहले करना क्या है, ध्यान से सुनिए। नंबर 1, तीनों के लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का टॉपिक जिसके बेस्ट होता है, मनोविज्ञान में जिसके क्वेश्चन सही होते हैं, नो डाउट उस बच्चे का नंबर कन्फर्म आता है। मनोविज्ञान तीनों में भी काम आएगी, तीनों की रीट प्री जो आप हो रही है उसमें भी काम आएगी। तो मनोविज्ञान पे आप विशेष ध्यान देंगे। मनोविज्ञान में आपके निश्चित टॉपिक है, निश्चित क्वेश्चन है, उससे बाहर इतना कुछ जाता नहीं है। आपकी सबसे बड़ी यहाँ मनोविज्ञान में जो गलती होती है, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन जो आते हैं वो परिभाषाओं के आते हैं। और हम गलती क्या करते हैं, थोड़ी यहाँ पे हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि हम परिभाषाओं को पढ़ते तो हैं, हम पढ़ लेते हैं, हमारे नोट्स में भी परिभाषाएं वगैरह मिल जाएगी, लेकिन इनको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप एक अलग से एक कॉपी रखिए, आप टॉपिक डालिए और टॉपिक से संबंधित जितनी परिभाषाएं हैं, मानो 10 है, 12 है, मोस्ट जो है, उन परिभाषाओं को एक कॉपी में अलग से रखिए। और दिन में कभी एक बार मौका मिले तो ना 2 टॉपिक 3 टॉपिक की जो परिभाषाएं एक बार मोटा मोटा देखें, कुछ शब्दों को उसके जो बोलने वाला है, जो परिभाषा देने वाला है, उसके नाम के साथ संबंधित करें। तूफान की अवस्था, ऐसे वैसे जैसे हमने की थी वैसे आप भी करोगे, आप अपने स्तर पे करो, किसी के कहने पे मत करो। ये 4 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको औरों से लाखों आगे ले जाते हैं आपको। यानी 4 ये जो क्वेश्चन होते हैं, अगर ये हमारे सही हो रहे हैं तो आप मानो कि आपने 1 लाख या 2 लाख लोगों को तो आपने ऐसे ही पीछे छोड़ दिया। इस पर आप थोड़ा ज़रूर ध्यान देंगे। ज़्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं।
मैं अब तक जो भी मैंने एग्ज़ाम दिए हैं या मैंने जितने भी एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, मेरी हमेशा एक आदत रही है, जो लोग छोड़ रहे हैं वो मैं करता हूँ। ज़्यादातर लोग जो हैं, आप में से भी ऐसे मिल जाएंगे जो परिभाषाओं से डरते हैं कि यार इतनी परिभाषाएं, यार ये परिभाषाएं आपको औरों से बहुत आगे ले जा रही है, इनको आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। मनोविज्ञान तीनों में काम आएगा, तो मनोविज्ञान आप तैयार करें। मनोविज्ञान के बाद दूसरे नंबर पे आपको जो महत्व देना है वो अपने भारतीय संविधान को देना है। भारतीय संविधान चारों पेपरों में है। ये टॉपिक आपके क्लियर हो जाते हैं, आपको अच्छी तरह याद हो जाते हैं, नो डाउट आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई रहेगा। तो अब आप दूसरा मनोविज्ञान के साथ में आप तैयार करोगे संविधान। संविधान में मैं फिर कह देता हूं 395 अनुच्छेद है क्या, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप वकील नहीं बन रहे हो, आपको टीचर बनना है। क्लियर है ना। आप करते क्या हो, आप ये सोचते हो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये अनुच्छेद भी आ सकता है, ये अनुच्छेद भी आ सकता है, और वो आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। आप अपना पूरा का पूरा जो ध्यान है वो संविधान के इन अनुच्छेदों को रटने में लगा देते हो, जबकि मैं आपको क्लियर कहता हूं आप गिनती के हैं। गिनती के मतलब आप राष्ट्रपति से संबंधित 1-2, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से संबंधित सिर्फ वो शपथ किस अनुच्छेद के तहत उसकी नियुक्ति होती है, मोटी मोटी आपको बातें याद करनी है। महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है, या संविधान का जो संशोधन किस देश से लिया गया, किस अनुच्छेद के तहत होता है, और मुख्य रूप से जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें से एक अनुच्छेद तो हर हाल में आ जाएगा। अब अनुच्छेद के क्वेश्चन आएंगे दो का मतलब जहां आपको अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन क्लियर करने हैं, 2 आने वाले हैं। एक कन्फर्म मान के चलो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, इनमें से आ जाएगा। और इनमें भी आपको सारा ये मौलिक अधिकार वाले आप जरूर सारे याद करोगे। मौलिक अधिकार के जितने भी अनुच्छेद है वो सारे याद करो। नीति निर्देशक तत्व में आपके समान नागरिक संहिता हो गई, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण हो गया, ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन हो गया। 4 या 5 ऐसे अनुच्छेद है जो आपको खुद को पता चल जाएगा कि भाई ये अलग है, हमें ये याद करना है। तो एक क्वेश्चन आप वहाँ से क्लियर कर ही रहे हो, और एक आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महाभियोग किस आपके जो आपातकाल लगते हैं आपको पता है, वहाँ से आ जाता है। तो आप क्या करोगे, इन 395 अनुच्छेदों के चक्कर में नहीं पड़ोगे, आपको याद होता है तो सबसे ठीक। आप ये मान के चलो कि मेरे को एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन कौन सा करना है कि मैं क्या करूँगा, मौलिक अधिकार वाला और नीति निर्देशक तत्व, इनके मैं अच्छी तरह से तैयार कर लूँगा। अब आप इनके तैयार करोगे, एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आप एक क्वेश्चन के चक्कर में कितने कर रहे हो, कम से कम 350 के लगभग आप अनुच्छेद याद कर रहे हो, ये आपकी गलती है। इतने आपको याद नहीं करना। हाँ, मैं इसके लिए ये जरूर कह सकता हूँ कि जो फर्स्ट ग्रेड से आपके इस सब्जेक्ट से जो पेपर दे रहे हैं वो आपकी तैयारी का स्तर उनका तो अलग होगा, नो डाउट उनके ज़्यादा आएंगे अनुच्छेद के क्वेश्चन। तो फर्स्ट ग्रेड के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, सेकंड ग्रेड और रीट की विशेष करके बात कर रहा हूँ आज। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको सारे अनुच्छेद याद नहीं करने, आपको मोटे मोटे अनुच्छेद याद करने हैं, और वो भी मैं आपको PDF भगवान ने चाहा तो उपलब्ध करा दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपके अनुच्छेद इसमें मैं आपको याद करवाऊंगा खींच के 25 से 30, और इन 25 से 30 अनुच्छेदों में ही आपके दोनों क्वेश्चन कवर होंगे। आज तक होते आए हैं, मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक तो होते आए हैं, आगे भी होंगे। क्योंकि संविधान में आपको मुख्य रूप से करना क्या है, संविधान में आपको वकील नहीं बनना है कि आप 395 अनुच्छेदों की पूरी जानकारी रखें, मोटा मोटा याद करो। क्लियर है, बिल्कुल बेसिक आप संविधान तैयार करें। संविधान में अब आपको करना क्या है, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है या मुख्यमंत्री है, उनके कार्यों को देखो आप। सत्य असत्य में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ 3 वाक्य या 4 वाक्य और आपको कहेंगे इनमें से कौन सा सही है, तो आप सबसे ज़्यादा फोकस उन चीज़ों पर डालो। भाई लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है, प्रधानमंत्री के कार्य क्या है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है या मृत्युदंड को माफ़ करता है, ऐसे मोटे मोटे आप पॉइंट याद करो और बेसिक इनका एकदम क्लियर कर लो। तो ये संविधान भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जितना आप डरते हो। कई मुझे कहते हो सर संविधान कैसे तैयार होगा, अरे संविधान तैयार ही है भाई, ठीक है, संविधान में इतना कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन आ जाता है आपके विदेशी स्रोत से, है ना, विदेशी स्रोत से कन्फर्म एक क्वेश्चन आ जाता है, तो कभी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वो भी आपके क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। 2 चीज़ें आपने तैयार कर ली, दोनों चीज़ें यहाँ काम आ रही है, यहाँ काम आ रही है, और यहाँ फर्स्ट पेपर में तो आपके काम आ ही रही है। और इससे आप ये मान के चलो लगभग हम 40% पेपर को कवर कर चुके।
कोई टेंशन नहीं। दो चीज़ें तैयार की, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हम 40% पेपर को कवर, 40 प्लस ही मान के चलो आप पेपर को कवर कर चुके। अब आ गया आपके जहाँ आप सबसे ज़्यादा डरते हो, और जब ये तो रीट का तो आधार मान लो, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का, और मैं तो कहता हूँ आरएस में भी जिसके राजस्थान का जीके बढ़िया है और जिसके संविधान बढ़िया है, आप कुछ मत पढ़ो आरएस में। एक राजस्थान का जीके बढ़िया तरीके से पढ़ के चले जाओ, एक संविधान बढ़िया तरीके से पढ़ के चले जाओ, आप आरएस प्री क्लियर हो। बाकी सारा छोड़ दो, आप विश्व का छोड़ दो, ऑल ओवर कुछ भी छोड़ दो। ये मेरा अनुभव है, आज तक के पेपर मेरे देखे हुए हैं। अगर इतना होता है तो हम 45 प्लस चले जाते हैं और मेरिट लगभग इतनी रहती है तो हम कवर कर जाते हैं। राजस्थान जीके प्लस संविधान, आरएस प्री क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके आ गया राजस्थान जीके, जिससे आप सबसे ज़्यादा डर रहे हो। देखिए राजस्थान जीके को हमने 3 भागों में बांटा है, ध्यान से सुनना। हम एक इतिहास, एक आपके कहते हो आप भूगोल, और एक आपके कला संस्कृति। सर कला संस्कृति कैसे तैयार होगी? अरे तैयार क्या करना यार, क्यों डरते हो इतना? सबसे पहले मैं आज इतिहास की बात करूंगा, आपको तैयारी कैसे करनी है। आप जो मुझसे जुड़े हुए हैं और मुझसे जो जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा होगा कि मैंने जो आपके इतिहास शुरू किया था, मैंने इतिहास में सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपको करवाए थे। ठीक है, कईयों ने कहा सर रियासतों से शुरू करना चाहिए इतिहास, तो मैंने कहा पागल हो तुम, कैसे हो पागल? सुनना, इस इतिहास को आप 2 भागों में बांटो। कितने भागों में बांट के पढ़ना है आपको? 2 भागों में। एक भाग में ले रहे हो आप राजस्थान के सभ्यता स्थल, एक टॉपिक। 2 नंबर में आप ले रहे हो 1857 की क्रांति। 3 नंबर पे आप ले रहे हो किसान और जनजाति आंदोलन। 4 नंबर पे ले रहे हो आप प्रजामंडल। 5 नंबर पे ला रहे हो आप एकीकरण, और एकीकरण के साथ प्रमुख व्यक्तित्व 6 नंबर पे। इतिहास को 2 भागों में बांटो आप, सभ्यता 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, प्रजामंडल, एकीकरण और व्यक्तित्व, प्रमुख राजस्थान के जो व्यक्तित्व हैं। दूसरे में आ जाता है रियासतों का इतिहास। आज सारी चर्चा करेंगे अपन रियासतों का इतिहास। आपके मन में जो डर है आज पूरा निकल जाएगा। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। जो मैंने आज तक तैयारी की है और मैंने जिस हिसाब से किया, आज मैं आपको पूरा उस हिसाब से बताने जा रहा हूं। अब सुनिए, रियासतों के इतिहास की अगर हम बात करते हैं, आपको पता है मेवाड़, नंबर 2 मारवाड़, नंबर 3 ढूंढाड़, नंबर 4 हाड़ौती, ठीक है, और नंबर 5 जयपुर के आपके ये अजमेर के चौहान। ठीक है, ये आपके मोटे मोटे हैं। अब सुनना, अगर मैं यहाँ के टॉपिक की बात करता हूँ, प्रत्येक एग्जाम में 15 से 18 हो सकते हैं क्वेश्चन आपके इसमें से आए। कोई सा भी एग्जाम हो, आप आरएस में चले जाओ, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, कहीं पे भी चले जाओ, जहाँ सभ्यता का टॉपिक है 2 क्वेश्चन आएंगे। जहाँ 1857 की क्रांति है 2 क्वेश्चन आएंगे। जहाँ किसान आंदोलन है या जनजाति आंदोलन, 2 क्वेश्चन कन्फर्म आने वाले हैं। प्रजामंडल के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, एकीकरण के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, और व्यक्तित्व के 2 क्वेश्चन। हो सकता है इनमें से 1-2 कम ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन आप ये मान के चलो कई ऐसे टॉपिक है जिनमें से 2 में से 2, कई में से हो सकता है, जैसे मानो आपके व्यक्तित्व में से तो 2 आने हैं, हो सकता है आपके प्रजामंडल से 1 दे दे, लेकिन 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, मैं इतना कह सकता हूं कि 1, 2, मैं 10 क्वेश्चन मानता हूं इसे। 10 से 12 क्वेश्चन मान के चलते हैं कि 12 क्वेश्चन जो है वो आपके इतिहास के इन टॉपिक से आएंगे। कुल क्वेश्चन कितने आने वाले हैं? 16। 16 से आप ज़्यादा करोगे तो 15 कर लो, 16 कर लो या 17 कर लो, बाकी कितने बच गए? तो आप कहोगे सर 12, 4, 5 क्वेश्चन मान लो यहाँ से आ गए। अब तैयारी देखें, 12 क्वेश्चन इन 6 टॉपिक से और 5 टॉपिक इन 5 से। ध्यान से देखना, आप सभ्यता तैयार करो, बैठ जाओ लेके कॉपी, मेरी गारंटी है 2 घंटे में तैयार हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा। चलो 2 घंटे नहीं, 1 दिन मान लो। हालांकि 2 घंटे ज़्यादा है, क्योंकि
आपके सेकंड ग्रेड में तो 4 ही सभ्यताएं हैं और उसमें से 3 सभ्यताएं पढ़नी होती है। गणेश्वर की तो मोटी मोटी 2 या 3 कहानियाँ होती है। ठीक है, इसको तैयार करो। मैं ये कह सकता हूँ भाई 2 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, मैं एक दिन मान लूँ आपके, 1 दिन इसमें लग जाएगा आपको, 1 दिन इसमें। ज़्यादा कर रहा हूँ मैं, हालांकि मुझे पता है इतना नहीं लगता, आधा दिन ही नहीं लगेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ 6 दिन में आपने बहुत ही बढ़िया तैयारी की। 1 दिन अगर आपने दिया है एक टॉपिक को, मानो आप 4 या 5 सभ्यता में पढ़ रहे हो, 1 दिन में तो बहुत ज़्यादा समय दे रहा हूँ आपको, मेरे को पता है 3 घंटे से तैयार हो जाती है, रटनाकते हो आप 3 घंटे में। फिर भी मैंने आपको दे दिए, चलो भाई 6 दिन दे दिए। इन 6 दिनों में आपने इनको बहुत ही अच्छी तरह तैयार किया। कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए? 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्लियर। ठीक है, यहाँ जो मेवाड़ का इतिहास पढ़ो आप शुरू होते हो गुहिल आदित्य से और जाकर भोपाल सिंह तक जब आप खत्म होते हो ना, तो नहीं करते आपके 2 दिन मानता हूँ मैं, 2 से ज़्यादा ही लगते हैं। 2 दिन, इसमें भी 2 दिन लग जाते हैं, 2 चलिए 2, और इसमें भी आपके 2 दिन मान लो, इतना तो लग ही जाता है। इनसे तो बहुत ही कम है, ज़्यादा है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, मतलब 10 दिन लग जाएंगे। और अब आपने 10 दिन में तैयार किए हैं कितने? 5 क्वेश्चन। आपने इसकी तुलना में यहाँ याद किया है कम से कम 80% ज़्यादा। आप खुद देख लो, आप रियासतों में राजा पढ़ते हो, वो उनका कार्यकाल पढ़ते हो, उनके बाप का नाम और उनकी माँ का नाम और उन्होंने कौन से युद्ध किए, क्या नहीं किया पढ़ते हो। आप 80% पढ़ के 5 क्वेश्चन सही कर रहे हो, यहाँ आप सिर्फ 20% पढ़ रहे हो और 20% में आपने 12 क्वेश्चन क्लियर किए। आपका इतिहास ये है, आपका इतिहास ये नहीं है, ध्यान रखना। आप सबसे पहले ये याद करोगे। और मैंने शुरुआत आपको देख लो, मैंने ये करवा दिया, ये करवा दिया, ये करवा दिया, ये करवा दिया, अब ये टॉपिक मैं कल करवा दूंगा। तो मैंने शुरुआत आपको पता है मैंने यहाँ से क्यों नहीं की, मुझे पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, कम समय लगता है और ये टॉपिक हमारे तैयार हो जाते हैं और इनके क्वेश्चन आने तो 100% पक्का है। इसलिए इन टॉपिकों को आप जब इतिहास शुरू कर रहे हो तो आप इनको पढ़ो। अब आप इनको पढ़ रहे हो ना, तो इनमें से कुछ व्यक्तित्व तो आपके यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। 1857 की क्रांति, किसान, प्रजामंडल एकीकरण में व्यक्तित्व आप लगभग इसको कवर करते चलते हो। 20% में आपने 12 क्वेश्चन क्लियर कर दिए। यहाँ 80% पढ़ के भी आपकी गारंटी नहीं है कि आपके 5 क्वेश्चन सही होंगे या नहीं। क्यों? क्योंकि आप इतना पढ़ लेते हो इतिहास में, इतना पढ़ लेते हो कि ना तो वो वापस रिवीजन होता है और ना कोई बात। अब सुने कैसे? सुनते रहो। मैं चलता हूँ मेवाड़ पे। मेवाड़ की अगर मैं बात करता हूँ तो पहला शासक था गुहिल आदित्य। अब गुहिल आदित्य का एक ही क्वेश्चन बनेगा। मेवाड़ में गुहिल वंश का संस्थापक, ये सेकंड ग्रेड में रिकॉर्ड तोड़ आया था। मेवाड़ में गुहिल वंश का संस्थापक, बस इतना ही है। बाकी हर इतिहासकार इसके बारे में अलग अलग बताते हैं। आपने कई ऐसे वीडियो देखेंगे यूट्यूब के ऊपर, जब इसकी कहानी को लेकर बैठ जाते हैं लोग, गुफा में पैदा हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, XYZ, वो प्योर आपका टाइम बर्बाद करते हैं वहाँ पे। क्यों? मैं ये कह रहा हूँ इससे क्वेश्चन क्या आने वाला है, वहाँ जाओ आप। इसके इतिहास से आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसके बारे में लिखित कोई इतने बड़े साक्ष्य मिले नहीं है। आपको सिर्फ गुहिल से एक क्वेश्चन याद करना है, मेवाड़ में गुहिल वंश का संस्थापक कौन? गुहिलादित्य। कहानी खत्म। इसके अलावा इसका बाप और इसकी मार, ये वो कुछ याद नहीं करना। अब देखो इसके बाद आ जाए बप्पा रावल। बप्पा रावल को आपके मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसके बारे में तो आपने पढ़ ही लिया होगा सामान्य से। जब मैंने पहला टॉपिक पढ़ाया था, जब मैंने भौगोलिक उपनाम पढ़ाए थे, तो मैंने बप्पा रावल का आपको काफ़ी कुछ बताया था और वो उतना बप्पा रावल के लिए काफ़ी है। बप्पा रावल के बाद अगला जो शासक आता है मानो आपके अलट। अलट के सिर्फ 3 क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ 3। इसका कब से कब कार्यकाल मत याद करो, कुछ याद नहीं करना, सिर्फ इतना याद रखना, 2 राजधानियां बनाने वाला अलट था, मेवाड़ में नौकरशाही का गठन करने वाला अलट था, और हरिया कुमारी के साथ इसका विवाह हुआ था, ये भी अलट था। कितने क्वेश्चन हुए? 3। ये देख लो, मैंने 1, 2, 3 आपके शासक करवा दिए। ये शासक क्लियर है आपके। बप्पा रावल वाला तो मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया। अब इसके बाद आप चले जाओ मुख्य शासक कुंभा। आप कहोगे सर वो लाखा का क्या हुआ? आपको लाखा से सिर्फ इतना पढ़ना है, एक तो पिछोला झील का उसने निर्माण करवाया था, और एक उसका जो विवाह हुआ था वो मारवाड़ वाले, है ना, मारवाड़ की थी ना, वो क्या नाम था, हंसाबाई। हाँ, हंसाबाई के साथ उसका विवाह हुआ था। और वो आगे जो भी सिंपल से आगे एक वो कहानी है, वो मेवाड़ का भीष्म पितामह बन जाता है वो
कुंवर चूड़ा। चलिए, अब इसके बाद के शासक की अगर बात करूं तो आपको क्या पढ़ना है। देखिए, अगला शासक आता है कुंभा, भारतीय स्थापत्य कला का जनक, इसको कहते हैं भारतीय स्थापत्य कला का जनक। मैं आज तक आपको और बता देता हूं, इसका इतिहास से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, इसका सिर्फ स्थापत्य कला से आता है। इसके दरबार में कौन कौन से आपके प्रमुख दरबारी रहे होंगे, उन्होंने कौन सी रचनाएं की होगी, इसके द्वारा कौन सी रचनाएं की गई है, इनके युद्धों के बारे में वगैरह कुछ नहीं पूछते हम, फालतू का इतना नहीं करना, इसका स्थापत्य कला से आप याद करोगे। कुंभा के बाद ले लो राणा सांगा, सांगा के बाद ले लो प्रताप, और प्रताप के बाद आप ले लो, ये सेकंड ग्रेड में है इसलिए मोस्ट है, राज सिंह। सेकंड ग्रेड में है इसलिए मोस्ट है, अन्यथा राज सिंह का सेकंड ग्रेड में जब इसको टॉपिक में डाला गया था तो राज सिंह के क्वेश्चन शुरू हुए, उससे पहले का आप इतिहास उठा के देख लो, राज सिंह का कोई क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया था। इतना ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन सेकंड ग्रेड में दे दिया तब इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ना पड़ा, तो इसके बारे में कई चीज़ें और निकल के आ गई। अब मेरी बात सुने, सिर्फ इतने शासक याद करो, इतिहास में सिर्फ इनका योगदान है, इतिहास में सिर्फ इनके क्वेश्चन आएंगे, इनके अलावा कोई क्वेश्चन इतिहास से संबंधित इनका कुछ भी मेवाड़ से नहीं पूछा जाएगा। अब आप कहोगे सर भूपाल सिंह का, तो भूपाल सिंह का आप एकीकरण में पढ़ लेते हो, है ना। आप कहोगे सर एक स्वरूप सिंह था, 1857 की क्रांति में आप पढ़ लोगे, ठीक है। एक सर फतेह सिंह था, फतेह सिंह का सामान्य सा था, किसान आंदोलन में उसका नाम आता है। तो आपने कुल मिला के देखा कि इतिहास में सिर्फ इनको पढ़ो। अब इनके अलावा जो भी शासक हुए, मानो रतन सिंह जी है, तो रतन सिंह जी नो डाउट आपके मोस्ट हैं, वो रानी पद्मिनी वाला वो किस्सा है, तो अब तो मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन आना भी नहीं चाहिए, बहुत बार आ चुका, कहानी उसकी ख़त्म सी हो गई है, ठीक है। अब आ जाओ आप मारवाड़ में। मारवाड़ की अगर मैं बात करूं तो मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक था राव सिंहा। ये क्वेश्चन आपके रीट लेवल फर्स्ट में, सेकंड में, आरएस में, सब में पूछा जाता है कि मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था, तो आप सीधा कहोगे राव सिंहा, और जोधपुर की स्थापना करने वाला राव जोधा। जोधा का आपके पता है, आप इतिहास पढ़ते हो ना जोधा का, जोधा वहाँ गया था, प्यासा था, ये था, वो था, XYZ, कोई लेना देना नहीं है। जोधा का सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, जोधा का कौन सा क्वेश्चन आता है, जोधपुर की स्थापना कब हुई, और वो भी उसका नाम नहीं देते कि जोधपुर की स्थापना किसने की, राव जोधा ने की थी, नहीं देंगे, आपको पूछेंगे जोधपुर की स्थापना कब हुई। जोधा का इतना इतिहास है, बाकी आप पढ़ते हो तो पढ़ते, कोई समस्या नहीं। जोधा के बाद आप पढ़ोगे मारवाड़ का प्रताप, कौन था रे, अगला शासक आपको पढ़ना है चंद्रसेन। चंद्रसेन की भी पूरी कहानी इसलिए पढ़नी पड़ रही है क्योंकि ये सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है, इसलिए हम इसको थोड़ा इसके युद्धों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, राव चंद्रसेन का आज तक के इतिहास में कोई युद्ध नहीं पूछा गया। इसको मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, प्रताप का अग्रगामी, ये दो क्वेश्चन इससे, और आपसे पूछ लेंगे कि प्रताप से पहले मुगलों के साथ संघर्ष करने वाला जो फेमस था तो वो था राव चंद्रसेन। फिर इसके युद्ध वगैरह है, क्यों सेकंड ग्रेड वाले पढ़ेंगे, सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है, बाकी रीट वीट वालों के लिए तो इतना बहुत होता है इनके बारे में याद करना। अब राव चंद्रसेन के बाद आप पढ़ोगे राव मालदेव, ये सेकंड ग्रेड के सिलेबस में नहीं है, सेकंड ग्रेड में तो है ही नहीं, तो सेकंड ग्रेड वालों को तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो सिलेबस से बाहर है उसके तो नाम ही मत लो, बाकी इन सब में आ जाता है, तो राव मालदेव आप जरूर पढ़ें। इतने शासकों से आपके मारवाड़ का इतिहास क्लियर होता है, क्योंकि क्वेश्चन आने वाले हैं मोटे मोटे 4 या 5, 4 क्वेश्चनों में से महाराणा प्रताप नहीं छोड़ेगा ये क्वेश्चन, तो हो सकता है सांगा और आ जाए तो ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा, तो यहाँ से आने वाले क्वेश्चन कन्फर्म है, इनमें से कोई हो सकता है इनका पूछ ले। इसमें सेकंड ग्रेड में तो इन्हीं का पूछेंगे, इनका तो कुछ पूछना ही नहीं है। और बाकी रीट में फर्स्ट ग्रेड में आप थोड़ा सा इन 2-4 शासकों का, 2-4 का क्या मतलब है, मैंने ये तो करवा ही दिया, ये भी करवा दिया, इतनी है इनकी कहानी। राव मालदेव को आप पढ़ोगे। ढूंढाड़ के इतिहास की बात करें, ढूंढाड़ में सेकंड ग्रेड में एक शासक दिया हुआ है मान सिंह, तो आप मान सिंह को पढ़ना पड़ेगा। अकॉर्डिंग किसके लिए कह रहा हूं मैं, सेकंड ग्रेड, बस। बाकी ढूंढाड़ का इतिहास से संबंधित मुझे क्वेश्चन बता देना, आज तक कोई पूछा गया है क्या, कोई क्वेश्चन नहीं आता। ढूंढाड़ का इतिहास से संबंधित की कोई ढूंढाड़ का कोई युद्ध पूछ लिया हो, ढूंढाड़ के किसी राजा का स्पेशल कुछ पूछ लिया हो, कभी नहीं आता। इतिहास में जो आप पढ़ते हो ना, भटवाड़ा का युद्ध, सटवाड़ा का युद्ध, राजमहल का युद्ध, है ना, ये सारे बेकार चीज़ें पढ़ते हो आप, ये एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी इस लेवल तक के में, तो ठीक है, इतिहास से नहीं आता। आपके ढूंढाड़ का जो आपके क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपके स्थापत्य कला, स्थापत्य कला से संबंधित। आप उठा के देखो हवा महल, रिकॉर्ड तोड़, ईसरलाट,
जरूर आप ध्यान रखें। आप याद रखेंगे सबसे मोस्ट, नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाने वाला, आप देख लेना आपके इसी एग्जाम में मिल जाएगा, इनमें से एक में माधो सिंह सेकंड, एक जैसे 9 महलों का निर्माण। ठीक है, ढूंढाड़ का स्थापत्य कला से क्वेश्चन आएगा, इतिहास से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सेकंड ग्रेड में आप मान सिंह का ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब ले लो हाड़ौती, ये लीजिए। हाड़ौती जो मैंने आपको प्राचीन भौगोलिक उपनामों में पढ़ाया था, तो मैंने कुछ पर्सन बताए थे, आप जरूर इनका रिवीजन करें। मैं पहला क्वेश्चन बोल रहा हूँ। हाड़ौती में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? देवा हाड़ा, बताया हुआ है, देवी सिंह कह सकते हो। ये बूंदी उसी समय एक ही थी, तो बूंदी का संस्थापक देवी सिंह हाड़ा था। फिर शाहजहां ने 1931 में कोटा को बूंदी से अलग करके माधो सिंह को राजा बना दिया, तो कोटा राज्य का संस्थापक हो गया माधो सिंह, और मुगलों के द्वारा निर्मित रियासत हो गई कोटा। फिर तीसरा मैंने बताया था कि 1838 ईस्वी में एक संधि के तहत अंग्रेजों ने कोटा से झालावाड़ को अलग करके झाला मदन सिंह को वहाँ का शासक बना दिया था। तो अंग्रेजों के द्वारा निर्मित एकमात्र रियासत, नवीनतम रियासत झालावाड़, और झालावाड़ राज्य का संस्थापक था मदन सिंह झाला। ठीक है, और 1991 में BDR 3 जिले बने, 12 दौसा राजसमंद। ये लीजिए, इसका इतिहास समाप्त। हाड़ौती का क्वेश्चन हमेशा चित्रशैली से, चित्रशैली में यहाँ के राजा जो है उमेश सिंह जी, माधो सिंह जी, 2-4 नाम हैं वो करें। इसका इतिहास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने कौन कौन से युद्ध किए, क्या किया और क्या नहीं किया, कुछ मत पढ़ो इसके बारे में। मैं अपने तैयारी का अनुभव बता रहा हूँ, हो सकता है आपका अनुभव मुझसे अलग रहा हो, लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि पहले आप कहोगे नहीं सर ये देखो ये वो, मैं ये कहूँगा मैंने जो अभी आपको बताया ये पहले याद कर दो। जब आपका ये हो जाए कि नहीं सर ये कॉन्सेप्ट तो अपना 100% क्लियर है, तो फिर आप और पढ़ो। पढ़ने के लिए आपको मना नहीं कर रहा हूँ। आप कहीं कहो सर जी आपने तो गिनती के टॉपिक बताए हैं, तो मैं तो गिनती के ही बता रहा हूँ, और इसी से सिलेक्शन होने वाला है, पूरा पढ़ के थोड़ी होगा कभी। चलिए अब ले लो अजमेर के चौहान। यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है भाई, 2-3 क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसमें चौहानों के, आपके पृथ्वीराज चौहान के जो 2 युद्ध हुए थे, फेमस तराइन वाले युद्ध है 91-92 वाले, 1191-92, सबको याद है वो, वहाँ से पूछ लेते हैं अणुराज के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी। इसमें आप अपना जो टाइम गंवा रहे हो इससे बढ़िया है आप यहाँ चले जाओ। ठीक है, उसके अलावा आप दुर्ग जब पढ़ते हो तो जालोर दुर्ग पढ़ते हो, है ना, कानड़देव सोनगरा है, या आप रणथंबोर वाला हमीरदेव चौहान जो है उसके बारे में पढ़ते हो, वहाँ से एक क्वेश्चन उठ जाता है तो यहाँ से एक क्वेश्चन कम हो जाता है। आने वाले तो 4 ही क्वेश्चन है इतिहास से, वहाँ से उठा लेंगे ना तो हो सकता है फिर यहाँ से नहीं पूछे। तो आप डरे नहीं, इतिहास कोई इतनी खतरनाक चीज़ नहीं है कि आपका तैयार ना हो। मैं इतनी गारंटी ले रहा हूँ, मेरे हिसाब से आप इतिहास तैयार करो, आप 7 या 8 दिन में आपने इतिहास कवर कर लिया, कोई समस्या नहीं। तो इन टॉपिकों को देख लो आपने, मैंने जब YouTube पे क्लासेस स्टार्ट की मैंने ये पढ़ाया आपको, मैं इधर आया ही नहीं। मैं अगर इधर आता ना तो मैं आज तक आपको मेवाड़ी पढ़ा रहा होता अभी तक, और मैंने ऐसे आपके कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन मैंने आपके क्लियर करवा दिए। अगर मैं यहाँ से शुरू करता तो मैं मेवाड़ी पढ़ा रहा होता आज तक की 10 या 12 13 क्लासों के अंदर, और उसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके 1। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैं तो पढ़ाता ही तो सीधा यहाँ से शुरू करता है, भाई सांगा पढ़ लो, प्रताप पढ़ लो, राज सिंह पढ़ लो, कहानी खत्म, इतिहास पूरा। चलें आगे। तो ये इतिहास आपको इस हिसाब से तैयार करना है भाई, पहले इतिहास में ये तैयार करो, उसके बाद ये तैयार करो, इतिहास आपके क्लियर हो जाएगा। ढूंढाड़ का आप इतिहास पढ़ते हो, पागल हो आप। ढूंढाड़ आप देखो तो सही, क्या ढूंढाड़ के राजाओं के कभी कोई युद्ध पूछे गए हैं? आप देखोगे आज तक तो नहीं पूछे गए। अब आपके कर्म में कोई भाटे से लिखे गए हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। RPSC भी एग्ज़ाम जो करवाती है या कोई भी बोर्ड करवाता है वो निश्चित एक होता है उनके पास, उस हिसाब से चलते हैं। पेपर का इस तरह अगर उनको हार्ड रखना होगा ना कि भाई कुछ भी दे सकते हैं, तो वीडियो वाला देख लेना पेपर, कुछ भी दे सकते हैं तो वीडियो देख लो। वीडियो में पढ़ा उसके भी बराबर, नहीं पढ़ा वो भी बराबर, है ना। घोड़े और गधे दोनों एक लाइन में आ गए थे, वही स्थिति है। पढ़ा हुआ है ये ज़रूर उसको 5-7 नंबर का बेनिफिट मिलता है। तो अगले को अगर गलत करवाना होगा ना तो तुम चाहे कितना भी पढ़ लेना वो गलत करा देगा। और अगले को सिर्फ आपका ज्ञान चेक करना है कि क्या ये टीचर बनने लायक है, तो जो मैंने आपको बताया है वो उस लेवल तक जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा, उससे नीचे भी नहीं जाएगा। ये स्तर आपका है कि आप टीचर बन सकते हो, आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। अब ले लो आप ज्योग्राफी, भूगोल, जिससे आप सबसे ज़्यादा डरते हो।
सबसे ज़्यादा डरते हो, और मेरे हिसाब से मेरी क्लासें देखने के बाद कईयों का डर तो दूर हो गया, और कईयों का आज मैं कर देता हूँ। भूगोल, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी समझने की चीज़ होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हो जाता है तो उस बच्चे को इतिहास में भी फ़ायदा मिलता है, उसको कला संस्कृति में फ़ायदा मिलता है। जिसकी ज्योग्राफी अच्छी होती है वो कला संस्कृति से भी कुछ कवर कर लेता है, और इतिहास भी इससे संबंधित होता है। वो मैं क्वेश्चन बताता रहता हूँ आपको कैसे बन के आते हैं। भूगोल का कोई सा भी टॉपिक ले लो, कोई सा भी XYZ, कहीं नीचे तक चले जाओ, सामान्य परिचय से लेके सारे आप टॉपिक ले लो। मैं आपको और कह देता हूँ, लास्ट खींच के कोई भी टॉपिक है उसके 20 क्वेश्चन याद कर लो। कितने क्वेश्चन? 20। ये मैं तब कह रहा हूँ जो नए तैयारी कर रहे हैं, जो पुराने तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी लागू होता है। ये 20 क्वेश्चन कौन से हैं? ये रिवाइज वाले जो पिछले साल आ चुके हैं, पिछले 10 सालों में जो आ चुके हैं, 10 सालों में जो एग्ज़ाम हुए, वो आप देखोगे कि ये 20 ही क्वेश्चन होते हैं जो घुमा फिरा के बार बार एग्ज़ाम में आते रहते हैं। मैं जब बिजोलिया किसान आंदोलन का आपको बता रहा था, मैंने आपको बताते समय, समझाते समय काफ़ी कुछ चीज़ें बताई थी। मैंने कहा ये हो सकता है आगे वाले एग्ज़ाम में आ जाए, लेकिन आज तक के रिकॉर्ड में आपने देखा होगा वही बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था, या बिजोलिया में किसान आंदोलन प्रारंभ किसने किया, या विजय सिंह पथिक ने आंदोलन का नेतृत्व कब किया, या आपसे पूछ लेते हैं कि नानक जी और ठाकरी पटेल का संबंध किससे, या आपको पूछ लेते हैं तलवार बंधाई, या आपसे पूछ लेते हैं चौरी कर। बस इसके अलावा आज तक कोई क्वेश्चन आया है क्या? मुझे आप बताओ कि हाँ सर बिजोलिया का तो देखो ये भी क्वेश्चन आया, नहीं आता। ये 5-7 क्वेश्चन ये जो बार बार में घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले आप इन 6 क्वेश्चनों को या 7 क्वेश्चनों को याद करो। ये जब हमारे मुख में आ जाए कि मतलब ये है कि कोई भी पूछे तो हम इतनी चीज़ें बता सके, तब जो मैंने एक्स्ट्रा बताया है या कोई और बताता है एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा बाद में पढ़ने की चीज़ होती है। आप सारी चीज़ें एक साथ रटने की कोशिश ना करें। आप पिछले सालों के जो पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं पहले आप वो क्लियर करें, क्योंकि 60% क्वेश्चन जो है वो रिविजन होंगे। हमेशा बताता हूँ मैं, 60% तो पेपर में वैसे के वैसे क्वेश्चन आएंगे जो पिछले सालों में आ चुके हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी का प्रत्येक टॉपिक है उसमें से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार में घुमा फिरा के आ रहे हैं। आप उन 20 को तैयार करो सबसे पहले। वो 20 तैयार होने के बाद आप डीपली जाएं उसके अंदर। डीपली भी कहाँ जाना है, फिर आप बेसिक तैयार करो उसके 5, 7, 10 क्वेश्चन जो आने की संभावनाएं रहती है, और फिर आप ज़्यादा पढ़ना चाहो तो आपकी मर्जी। ये हो गया। अब ले लो कला संस्कृति। कला संस्कृति के अंदर आप सबसे बढ़िया जो टॉपिक तैयार करें ना, सबसे बढ़िया आप करें लोक देवता, लोक देवियाँ, संत और संप्रदाय। ये टॉपिक आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए। इस टॉपिक के बढ़िया होने से पहला नंबर तो आपको ध्यान रखना, सारे के सारे लगभग राजस्थान के मंदिर आपके क्लियर हो जाएंगे। लगभग आपके राजस्थान के सारे मेले क्लियर हो जाएंगे, मंदिर हो जाएंगे आपके, मेले हो जाएंगे। और प्रमुख संतों का जो है आपके कुछ ऐसे जो संत हैं जैसे रामदेव जी है या तेजा जी वाला आपके जो एक भाद्र शुक्ल 10वीं आप देख लो। तेजा जी का जो मंदिर का जो मेला वगैरह पूछा जाता है उतनी बार कोई सा भी नहीं पूछा गया था। जब मैं तैयार करके गया था या मैंने जब तैयार किए थे, मैंने 10 या 12 त्यौहार तैयार किए थे भाई, मोटे मोटे। ये यहाँ से लोक देवताओं वाले मैंने सारे कर लिए, और एक मैंने करवा चौथ वाला वो थोड़ा सा और देख लिया। तो जब 3rd ग्रेड में गया उस समय तो आ गया था अमृता देवी बिश्नोई, क्योंकि तो तेजा जी के साथ ही लगता है। और जब 2nd ग्रेड में गया तो आ गया करवा चौथ। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, मुझे पता था कि कितनी चीज़ें आ सकती है। ऐसे तो मैं सारे त्यौहार अगर रत्न बैठ गया तो हो गई मेरी, तो मैं तो वहीं पे बैठा रहूँगा 1 महीने, तो मेरे से त्यौहार ही याद नहीं होंगे। तो ऐसा कॉन्सेप्ट मेरे को पता था कि पिछले सालों में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने देखा कि ये अमृता देवी है, करवा चौथ है, ये बार बार में घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। मैंने इन 5-7 को रट लिया और मेरा ये टॉपिक तैयार हो गया। आप भी क्या करो, पिछले सालों के आए हुए देख लो, उसमें से आ जाएगा, है ना। तीज त्योहारा, बावड़ी, लेडूबी, गणगौर, उस टॉपिक में जाना रिवाइज में, और आज तक के जो आए हुए हैं वो सारे की सारी चीज़ें देख लेना। ठीक है, अब आपके आभूषण वाला, ये सबसे बड़ा समस्या रहती है आपके, गुरु जी आभूषण याद कौन है। मैंने अपनी लाइफ में दांत के आभूषण जरूर याद किए थे। मैंने कहा ये कम है यार, है ना। सौंफ, रखन, ये जो दांत के 2 आभूषण हैं ये जरूर याद किए थे। आप भी याद रखना, एग्जाम में आ जाएंगे यही दांत वाला। दांत के अलावा आप सिर्फ और सिर्फ एक तो कमर के आभूषण और एक गले के आभूषण, 2 के याद कर लो।
2 के याद कर लोगे ना तो फिर ऑप्शन से आप उत्तर तक पहुंच जाओगे। आपको सारे याद थोड़ी करने हैं। आपको ऑप्शन में नो डाउट वहाँ पे जैसे मानो अगले को अगर मानो उसको पैर का आभूषण पूछना है तो जब आप ऑप्शन में जाओगे तो उसमें से 2 तो आपको गले के मिल जाएंगे, 1 आपको कमर का मिल जाएगा और जो बाकी बचे वो कौन सा हो गया, पैर का हो गया। तो गले के आभूषण और कमर के आभूषण और एक दांत वाला, ये आप इनको रट लो तो आप ऑप्शन से उत्तर तक पहुंच जाओगे। ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जिनको इस चीज़ से डर लग रहा है। आप क्या करते हो, आभूषण याद करते समय हाँ ये सर के हैं, ये यहाँ के हैं, ये यहाँ के हैं, ये यहाँ के हैं, ये पैर के हैं, ये नाखून के हैं, सारे क्यों याद कर रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ गले के याद कर लो और कमर के याद कर लो, बस कहानी खत्म। अगर आपके क्वेश्चन गलत हो आप मुझे बता देना। इनके आप याद कर लोगे, 1 आप दांत वाले, 2 आभूषण आप याद कर लोगे। अब आप ऑप्शन से उत्तर तक पहुंच सकते हो। आप ऑप्शन देख लोगे, नो डाउट कमर के उसमें 1-2 आभूषणों के नाम फेमस मिलते हैं, गले के 1 आभूषण मिल जाएगा जो अलग मिलेगा, हो सकता है वो आपको पूछ ले, सिर का पूछे तो 2 आभूषण आपको यहाँ से या 1 आभूषण यहाँ से कन्फर्म मिल जाता है, या 1 दांत वाला तो बार रिकॉर्ड तोड़ आता है भाई, रखन 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 बार बार में आता है। तो आभूषण भी इतनी कोई हार्ड चीज़ नहीं है। आपको जो टॉपिक हार्ड लगते हैं वो आप ही मान के चलो सबसे सरल है। आप चित्रशैलियाँ उठा के देखिए, गिनती के क्वेश्चन हैं जिनको घुमा फिरा के वापस वही पूछ लिया जाता है। ये प्राकृतिक चित्रांकन कहाँ होता है, बूंदी में होता है, शिकार कहाँ है, कोटा में है, ठीक है ना। आदम का चित्र कहाँ है, जयपुर में है, ठीक है। जैन धर्म का प्रभाव कहाँ है, हम सीधा सा कह देते हैं कहाँ है, जैन धर्म का मेवाड़ चित्रशैली में, ठीक है। ये गीत गोविंद रागमाला ये मेवाड़ चित्रशैली के हैं। जैसे मेरे को याद है ना, मेरे को पता है मेरे को कितने क्वेश्चन याद है, मेरे को 20 या 25 क्वेश्चन चित्रशैली से याद है और मेरे को पता है उससे बाहर कोई क्वेश्चन जाता नहीं है। मैंने रिवाइज्ड वाले अच्छी तरह तैयार कर रखे हैं, आप भी वो तैयार करो, घबराने की आवश्यकता नहीं। 3 नाव पे सफ़र ना करें, 1 नाव पकड़ लें इनमें से। और सेकंड ग्रेड वाली मेरे हिसाब से अभी ये नाव आपके लिए थोड़ी बेनिफिट रहेगी, क्योंकि सेकंड ग्रेड के साथ साथ आपके रीट वाला लगभग क्लियर हो जाएगा। उधर आप थोड़ा, क्योंकि वहाँ का जो है ना उसमें एक तो आपका खुद का पूरा ये एमए वाला सब्जेक्ट तैयार होना चाहिए, और प्लस फर्स्ट पेपर जो है ना, फर्स्ट पेपर में थोड़ा सा गणित भी आती है, विज्ञान भी आती है, रीजनिंग भी आती है, इंग्लिश भी आती है। तो फिर क्या है, आप डाइवर्ट हो जाएगा आपका ध्यान, या तो फिर आप फर्स्ट ग्रेड पे ही लग जाओ पूर्णतः, इन दोनों को छोड़ दो, या फिर भाई फर्स्ट ग्रेड करोगे तो हो सकता है ये भी कवर हो जाए। मैं ये नहीं कहता, आपकी तैयारी का स्तर बोलता है वो, तो मेरे कहने से कुछ नहीं होता। लेकिन आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो तो पूर्ण रूप से फर्स्ट ग्रेड को समर्पित होकर आप तैयारी करो। चारों तरफ हाथ मारोगे ना तो उधर से भी रह जाओगे, इधर से भी रह जाओगे। और यहाँ वाले ये दोनों आप ज़रूर कवर कर सकते हो, सेकंड ग्रेड और रीट वाला है ना, ये तो मामला बहुत बढ़िया है। और रीट का फिर कहता हूँ आधार होगा राजस्थान जीके, और राजस्थान जीके भगवान की दया से मेरा बहुत बढ़िया है। और इतना और बता सकता हूँ, औरों से भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी कुछ कवर करवा सकता हूँ। 80 से 90% तक अपने क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल कवर हो जाएंगे, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तैयारी करें, ठंडे दिमाग से करें। वैकेंसियाँ और भी आएगी, अभी एलडीसी की वैकेंसी आएगी और भी, क्योंकि सरकार के आखिरी 2 साल हैं तो वैकेंसियों की भरमार रहेगी। अभी आपकी ये जो 6 महीने आपकी जो तैयारी जितनी अच्छी रहेगी, आप एक जॉब किसी ना किसी विभाग से ले लोगे, क्योंकि क्रीम ऊपर वाले जो पढ़ने वाले होते हैं ना, संख्या में कभी मत जाओ आप कि संख्या भरी है, 15 लाख फार्म भरे। आप देखो राजस्थान पुलिस में 15-15 लाख फार्म भरते हैं, जब मेरिट जाती है कि जिसके 65 है, 64 है, 53% पे मेरिट जाती है, तैयारी करने वाले बहुत कम होते हैं लोग, है ना। कई लोग जोश के मैं नहीं साहब अब हम तैयारी करेंगे, वो 15 दिन तैयारी करते हैं, 16वें दिन वापस घर जाके बैठ जाते हैं। तैयारी करना हर किसी की बस की बात नहीं है। और जितना हो सके, मैं हमेशा कहता हूँ, मोबाइल का जितना हो सके उतना प्रयोग आप कम कर दें। आधा 1 घंटा आप इसके लिए टाइम टेबल फिक्स कर दें कि भाई इतनी बजे मैं मोबाइल जो है वो एक बार चेक करूँगा, कोई क्लास अगर देखनी है तो मैं देख लूँगा। सुबह से शाम तक ऑनलाइन क्लासों के चक्कर में ना रहना। सुबह से शाम तक आप ऑनलाइन क्लासें ही ले रहे हो, नोट्स बनाते रहें। अगर ले रहे हो ऑनलाइन क्लासें तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ ऐसे ही है वो मोबाइल ले लिया सामने, कानों में डाल दिया और बस आप पढ़ रहे हो, उससे बढ़िया है किताब ले लेना। उस जगह मोबाइल की जगह आप किताब लेके पढ़ोगे, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप नोट्स बना रहे हो
वीडियो के साथ साथ ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। ऑल द बेस्ट। इस बार हिला के रख दो दुनिया। 6 महीने बहुत होते हैं मेरे हिसाब से, तैयारी करोगे 3 महीने ही बहुत है अपने लिए। तो हमें फिर कहता हूँ, हमें एक बार का सिर्फ इतना टारगेट हमें फिक्स करना है कि भाई मेरे को नौकरी लगनी है। भाई बेरोज़गारी मेरे से तो सहन नहीं होती, मेरे को नौकरी लगनी है। नौकरी लगनी है तो अपने दिमाग में एक चीज़ याद रख लेना, आप मेरे को सब याद करना है, ऐसा मत करना। मुझे उतना ही याद करना है जितना मेरे एग्ज़ाम में काम का है। काम में नहीं आ रहा है वो चीज़ हमें याद। अब आपको कह दे, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि आप कहीं पे पढ़ रहे हो कि भाई बिहार की, या आप कह सकते हो ये मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो भोपाल है, या आप राजधानी, अरे आपके सिलेबस में है क्या? अभी तो नहीं है ना। ये ज्ञान आप बढ़ाते रहना, जब नौकरी लग जाओ ना उसके बाद। करंट जीके के टच में रहें। करंट जीके के टच में रहोगे तो ना, तो ये जीके भी आपके टच में रहेगा ज़िंदगी भर के लिए। करंट जीके जैसे जैसे पढ़ते रहते हो, मानो अभी फिर बता रहा हूँ, अभी उसकी शादी हुई थी ना कैटरीना कैफ की, बरवाड़ा फोर्ट के अंदर, चौथ का बरवाड़ा जो है फोर्ट के अंदर, अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो आप देखोगे वहाँ पे चौथ माता का भी वर्णन दिया है, वहाँ चौथ का बरवाड़ा से निकालने वाले खनिज का भी वर्णन दिया है, उस देवी के मंदिर में कब वो मेला लगता है उसका भी वर्णन दिया है, उस फोर्ट का भी बताया हुआ है। तो आपका जीके भी तो तैयार हो रहा है ना साथ साथ में। ये क्यों सोच रहे हो कि करंट जीके तो सिर्फ 6 महीने का आता है? अरे 6 महीने का आता है, लेकिन वो पीछे जो चीज़ आपकी पड़ी हुई है ना, वो आपके जीके को साथ साथ में कवर करती हुई चल रही है। तो जिन भाइयों ने और बहनों ने ये करंट जीके से जो डर रहे हैं ना, वो उनके सिलेक्शन का आधार भी करंट जीके ही रहता है। करंट जीके एक तो अपने दिमाग में, पता नहीं यार, मैं वास्तविक कह रहा हूँ, आपके क्या ऐसा लगता है कि सर 6 महीने का जीके? कुछ नहीं, 6 महीने क्या मतलब है? आप तो रेगुलर जीके, करंट जीके के टच में रेगुलर रहो। आप करंट जीके के टच में रेगुलर रहने का मतलब है आप ये सारा ज्योग्राफी, इतिहास, कला, संस्कृति, संविधान, लोक देवता, लोक देवियाँ, संत संप्रदाय, आप सबके संपर्क में रहोगे लाइफ टाइम। करंट जीके का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ करंट जीके ही है। करंट जीके अगर आप पढ़ते रहते हो, आप ये सारी की सारी चीज़ें साथ में पढ़ते रहते हो। अभी हाल ही में आया था आपके सिल्वर माइंस, वहाँ पे वो जन्मदिन मनाया गया था किसी का। सिल्वर माइंस का मतलब क्या होगा? सिल्वर का मतलब चांदी की खान, वो जावर खान थी। वहाँ आप देखते उस पेज में लिखा हुआ था जावर का पूरा है। राणा लाखा के समय 14वीं शताब्दी में जावर से चांदी की खान निकल आई थी। अब वो सारी व्याख्या बताई थी, चांदी यहाँ मिलती है। अगर आप उस करंट जीके के टच में रहते ना, तो आप साथ में खनिज के टच में भी रहते। इसलिए आप करंट जीके ज़रूर पढ़ें भाई, और हो सके तो वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दें। अगर आपके मेरी क्लास से कुछ फ़ायदा हुआ है तो कम पढ़े, पेस्ट पढ़े। हंस बनना है हमें, सिर्फ दूध पीना है, पानी छोड़ना है। धन्यवाद। राम राम।